है। इन दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 80 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87 रुपए 67 रुपए पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। बता दें कि राजस्थान के बाद गुरुवार को मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपए के पार पहुंच गई थी। गुरुवार को पेट्रोल की कीमत में 34 पैसे और डीजल की कीमत में 32 पैसे की वृद्धि हुई थी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल 100 रुपए 25 पैसे और डीजल 90 रुपए 35 पैसे में बिक रहा है। गौरतलब है कि स्थानीय कर के आधार पर अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत में अंतर रहता है। राजस्थान में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट वसूला जाता है, उसके बाद सबसे ज्यादा कर मध्य प्रदेश का है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में उछाल के लिए भारत का 85% से ज्यादा आयात पर निर्भरता को जिम्मेदार ठहराया था। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। देखिए, दिल्ली में जरूर 90 रुपए है, लेकिन कई प्रांतों में 100 रुपए पेट्रोल पार कर गया है। मैं समझता हूं जब से मोदी जी की सरकार आई है, देश में महंगाई आसमान छू रही है। लोगों की कमर टूट गई है महंगाई के कारण। आप गैस के दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, पेट्रोल के दाम देख लीजिए। और जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो उसका असर सभी चीज़ों के ऊपर पड़ता है। खासतौर से डीजल का दाम बढ़ने पर हर चीज़ें महंगी होती हैं, उसका सीधा असर जनता के ऊपर पड़ता है। मैंने सुना प्रधानमंत्री जी को, वो कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी की अटल बिहारी वाजपेयी जी से क्या। देखिए, मुझे बताया जा रहा है कि कुछ राज्यों में 100 रुपये जो है वो पेट्रोल के दाम हो गए हैं, और ये तब है जब कच्चे तेल की कीमत सबसे कम चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कम कीमत है। जाहिर तौर पे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा देने के लिए केंद्र सरकार ने इन दामों को बढ़ाया हुआ है। ये बात पूरी तरह झूठ है कि केंद्र सरकार का इन दामों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार का ही सबसे बड़ा टैक्स कंपोनेंट जो है वो इन तेल के दामों पर लगाया गया है, जिसके कारण ये तेल महंगा हो रहा है। जब 6 साल पहले तक 50 पैसे दाम भी बढ़ते थे तो सीधा सीधा सरकार को जिम्मेवार ठहराया जाता था। भाजपा वाले खुद सरकार को जिम्मेवार ठहराते थे। तो अब ये कैसे हो सकता है कि अब जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं उसके लिए सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है? ये देश के लिए सबसे बड़ा मामला है। इससे सीधा सीधा महंगाई बढ़ रही है, सारी चीज़ों के ऊपर असर पड़ रहा है। लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, जिनके पास नौकरियां हैं उनकी तनख्वाहें कम हो गई हैं, बच्चों की फीस भरनी मुश्किल हो रही है, राशन खरीदना मुश्किल हो रहा है। ऐसे वक्त में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम 50 रुपए से ज्यादा बढ़ना जो है ये बहुत ज्यादा दुख की। एनसीआर समेत पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होना लगातार जारी है। तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 31 पैसे प्रति लीटर तो डीजल में 33 रुपए का इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में शुक्रवार सुबह 6 बजे से पेट्रोल 90 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 80 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है जब पेट्रोल 90 और डीजल 80 रुपए प्रति लीटर मिल रहा हो। उधर पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रहे इजाफे के चलते लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। खासकर विपक्षी दलों ने तेल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपना लिया है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन करने की तैयारी में हो। उधर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता राम सिंह नेताजी ने बृहस्पतिवार को बैठक की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई को काबू में करने के लिए यदि कोई उपाय नहीं किया तो जल्द ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में आंदोलन किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों का क्या कुछ रुख नजर आ रहा है?
देखिए बिल्कुल तय, जिस तरीके से लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें जनता को नजर आ रही है और जनता सीधे सीधे परेशान होती नजर आ रही है, क्योंकि थालियों से खाना गायब होता नजर आ रहा है और घर की जो व्यवस्था थी वो बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि रसोई गैस के दाम भी एक महीने के अंदर लगभग 76 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं। और बात करें पेट्रोल डीजल की, तो पेट्रोल डीजल भी कहीं ना कहीं महंगा होता जा रहा है। उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी महंगा होता चला जा रहा है, क्योंकि और जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन पर भी सीधा सीधा उसका असर पड़ता नजर आ रहा है। मगर बात करें आज दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर लगभग पेट्रोल की कीमत जो 90 रुपए से पार हो चुकी है। हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या उनको लगता है कि 90 रुपए रेट होना चाहिए पेट्रोल का, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है क्या जनता की जेब पे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे, तो पेट्रोल पंप पर ही खड़े हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या उनको जो रेट लग रहा है या फिर जो पेट्रोल डीजल पे महंगाई की गई है उससे वो जायज है, या फिर सरकार की कुछ दलीलें हैं वो सही है, या फिर जनता की जो जेब है उस पर कितना फर्क पड़ता नजर आ रहा है। सर आपका नाम? मोहम्मद इरफान। सर ये बताइए कि जो आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उससे कितना फर्क पड़ रहा है? काफी फर्क पड़ रहा है इस समय, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से घर के घरेलू के चीजों पर काफी फर्क पड़ रहा है इन चीजों का। और बजट भी काफी लंबा हो गया, जो 1 महीने की बजट होनी चाहिए आज 15 दिन में चलाना पड़ रहा है, घर का खर्चा वगैरह सारी चीजें लेकर के। अच्छा कितना फर्क पड़ता है अगर घर की रसोई पर? घर की रसोई पर लगभग मान के चले इस समय एक तिहाई का हिस्सा, यानी 1 महीने का खर्चा था हमें करीब 30 दिन की जगह करीब 18-20 दिन में हमारा खर्चा चलता है। अच्छा सरकार की जो दलीलें हैं क्या पेट्रोल डीजल के लिए कि भाई कंपनियां जिम्मेवार हैं, या फिर कंपनियां जो इस तरीके से रेट बढ़ा रही हैं उससे कितना फर्क पड़ने वाला है आप लोगों की रसोई पर? ये फर्क पड़ने वाला इतना है लगभग, जब बाहर से हमारी कच्चे तेल सस्ते आ रहे तो हमें भी सस्ता करना चाहिए था। यहाँ तक एक एग्जाम्पल भी आया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इतना एक्साइज बढ़ा दिया है कि वो काफ़ी महंगा पड़ रहा है हमें इस समय, डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा और लोग भी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या आप लोग बाइक चलाते हैं, बाइक पर कितना का तेल डलवाते थे पहले और अब कितने का डलवाते हैं? पहले 1 लीटर डलवाते थे, अब तो 50 का डलवाना पड़ता है। 50 रुपए कहाँ से लेके आएंगे? अगर हफ्ते में रोज तीसरे दिन पेट्रोल डलवाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? अभी सैलरी मिलती नहीं है टाइम से, कुछ नहीं होता है, क्या करेंगे बताइए। अच्छा लॉकडाउन में नौकरियां चली गई, बिजनेस ठप हो गए, क्या अब जो अर्थव्यवस्था संभलने वाली थी वो संभली या अभी क्या? नहीं सर, वैसे की वैसी है। लॉकडाउन के बाद भी वैसे की वैसी है, ना नौकरी है ना कुछ है। बेजगोर रहा तो बेजगोर आ रही है बेचारा, क्या करेगा? रोज कुआं खोदने वाला, रोज पानी पीने वाला, वो क्या करेगा? कहाँ से पेट्रोल डलाएगा, कहाँ से खर्चा चलाएगा, क्या करेगा? समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ग्राउंड लेवल पर फर्क पड़ रहा है या फिर कहे अपर लेवल पे फर्क पड़ता है या मिडिल क्लास पे? मिडिल क्लास पे ज्यादा पड़ता है। मिडिल क्लास को जानी घर की रसोई भी जो महंगी हुई है वो भी महंगी हो चुकी है, यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, उसकी वजह से सब्जियां वगैरह और चीजों पे भी फर्क पड़ रहा है। क्या लगता है कि आपको सही है वो? नहीं सर, बिल्कुल गलत है। सब चीज पे सबसे ज्यादा गरीब पे ही वो पड़ता है सर। इसमें अमीरा का तो कोई वही नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा गरीब ही मारा जाता है। जो रोज कमाता है, रोज रिक्शा चला के या किसी की बेलदारी करके, उसके ऊपर सबसे ज्यादा फर्क, और किसके ऊपर पड़ेगा? हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या उनकी जेब पर कितना फर्क पड़ रहा है। सर आप स्कूटी चला रहे हैं, आप स्कूटी के अंदर कितने का तेल डलवाया? सर मैं जहाँ 200-300 का डलवाता था, आज के टाइम में 100 रुपए भी ज्यादा पड़ रहे हैं डलवाने के लिए। और एक्चुअल में कहा जाए तो हमारा मार्केटिंग का काम है। मार्केटिंग में हम जो है रोजाना 200-250 का पेट्रोल डलवाते थे। इस टाइम पे काम भी नहीं है, उतना सेल भी नहीं है, इस वजह से 100 रुपए का ही खपत करना मुश्किल पड़ रहा है और पेट्रोल भी महंगा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा जो रसोई गैस पे दाम बढ़ाए गए हैं क्या वो जायज है? नहीं सर, जायज तो नहीं है सर। अच्छा आप लोगों के हिसाब से बात करें क्या सरकार जिम्मेवार है, केंद्र सरकार जिम्मेवार है, राज्य सरकार जिम्मेवार है, या फिर पेट्रोल कंपनियां जिम्मेवार है? सर इसके लिए कहा जाए तो सारे लोग जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि दाम जो बढ़ रहे हैं ये ठीक नहीं है सर। पहले की अपेक्षा आज के डेट में बहुत महंगाई बढ़ चुकी है सर। क्या घर चलाने के लिए कितनी बड़ी दिक्कतें सामने आ रही है? सर दिक्कतें बहुत सामने आ रही हैं सर। जो आदमी 400 रुपए का काम करने वाला हो, उसके घर में 600 रुपए का खर्चा हो, कहाँ से मेंटेन कर पाएगा सर? महंगाई इस तरीके से है सर, हर आना पे जो है, दाल पे, राशन पे, हर चीज पे जो है दिन प्रतिदिन 1 रुपए 2 रुपए किलो पीछे बढ़ रहे हैं। सरसों का तेल भी आज जो हम 80 रुपए किलो खरीदते थे, फार्चून जो 80 रुपए खरीदते थे, वो आज 120, 130, 150 रुपए तक के किलो के तेल है सर।
हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी जो जेबों पर कितना फर्क पड़ा है, क्योंकि रसोई गैस के दाम भी बढ़े हैं और पेट्रोल पंप पर कई बार पहले भीड़ हुआ करती थी, आज वो भीड़ नहीं है, बिल्कुल गिनती के लोग खड़े हुए हैं और गिनती थोड़ा बहुत ही पेट्रोल डलवा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है महंगाई का असर जो है वो जेबों पर पड़ता है और जेब की जो घर गृहस्थी है, यानी घर गृहस्थी जब चलाते हैं तो रसोई पर फर्क पड़ता है और थालियों से खाना गायब हो जाता है। क्या वाकई में थालियों पर से खाना गायब होता है? थाली में से खाना गायब तो नहीं होता, लेकिन ये है कि थाली में रोटी और सब्जी की जगह दाल या रोटी के साथ नमक, ये चल रहा है इस समय। तो पहले कितने का खाना पहले आप जो घर का सामान लेके आते थे वो कितने का लेके आते थे और आज कैसे कर रहे हैं? पहले जो खाना घर का सामान 1000 रुपये एग्जाम्पल दे रहे कि 1000 रुपये का खाना लाते थे, आज भाई 1000 की जगह 1 जीरो गायब कर दीजिए, 100 रुपये का खाना आता है। तो देखा आपने किस तरीके की महंगाई बढ़ती नजर आ रही है जनता की जेबों पर और कहीं ना कहीं जनता परेशान है। जी बिल्कुल। राजीव, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है उसका खासा असर देखने को मिल रहा है, हम देख पा रहे हैं, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से अपनी तरफ से कोई प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा ताकि वो लोगों को अपने ही बिहाफ पर जो है थोड़ी राहत दे सके? जनता से फिर जानने की कोशिश करते हैं क्या आम आदमी पार्टी यानी जो दिल्ली के अंदर सरकार है आम आदमी पार्टी की, उनको राहत देनी चाहिए या फिर केंद्र सरकार से ही गुहार लगानी चाहिए? सर ये बताइए, क्या दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी है, क्या लगता है कि उसको मदद करनी चाहिए जनता के लिए, कुछ महंगाई कम करनी चाहिए या पेट्रोल डीजल पे जो दाम बढ़े हुए हैं उन पे कुछ राहत देनी चाहिए? केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा आगे बढ़ के तो हिस्सा लेनी चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार की एक्सरसाइज मेरे ख्याल से ज्यादा ही है, तो उनकी ये फर्ज बनता है कि उनको सबसे आगे होनी चाहिए। थोड़ी बहुत राज्य सरकार को भी देखनी चाहिए कि राज्य सरकार को भी जनता के फेवर में काम करनी चाहिए। दिल्ली सरकार काफ़ी काम कर रही है, फ्री का चीज़ है, तो इसमें भी थोड़ी बहुत डिस्काउंट देनी चाहिए। देखा आपने किस तरीके की महंगाई, हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम पेट्रोल देखें कि किस तरीके से डाला जा रहा है और आज रेट क्या है और किस तरीके से लोग बाग तेल डलवा रहे हैं, क्योंकि पहले डलवाया जाता था कम से कम 4 लीटर 5 लीटर, आज 1 लीटर से ही गुजारा करना पड़ रहा है क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल जो है वो लगभग 90 रुपये पार कर चुका है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा क्या इसी तरीके की सरकारें जो करती आ रही हैं या अपना अपना चार्जिंग ले रही हैं उससे कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और जनता परेशान है। जी परेशान है और लोग जो हैं अब अपने खर्चों में कमी ला रहे हैं। शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो आपको बता दें कि लगातार सरकारी तेल कंपनियों की ओर से 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई है, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि लोगों का ये कहना है कि भाजपा के उन चुनावी वादों की अब पोल खुल रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर जनता के हित में कदम उठाए जाएंगे। वहीं कोरोना की मार से अभी तक लोग उबर नहीं पाए हैं, ऊपर से महंगाई बढ़ती ही जा रही है। सरकार को पेट्रोल, डीजल और गैस पर बढ़े दामों को वापस लेना चाहिए, ऐसा तमाम राजनीतिक पार्टियों समेत देश की जनता का कहना है। और वहीं हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी ये पहली बार हुआ है कि पेट्रोल का दाम 90 रुपए और डीजल का दाम 80 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया हो, और इनका जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र की सरकार को ही ठहराया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि अब लगातार लोग प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर कारोबारी संगठन, प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। इस बाबत ऐलान भी किया गया है। तेल के दाम बढ़ने से अन्य चीजें महंगी हो रही हैं और महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों में खासा रोष है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो अपने आप अन्य चीजों पर भी दाम बढ़ने ही लगते हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, आपसे जानकारी चाहेंगे महाराष्ट्र में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम क्या कुछ कह रहे हैं और लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है बढ़ते हुए दामों पर? सत्यप्रकाश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक हम आपको जानकारी दे दें कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय कर के आधार पर अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत में अंतर रहता है। राजस्थान में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट वसूला जाता है, उसके बाद सबसे ज्यादा कर मध्य प्रदेश का है। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता इस समय एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पल्लवी। सत्यप्रकाश, आपसे जानकारी चाहेंगे महाराष्ट्र में फिलहाल, खासकर मुंबई में फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतें किस आंकड़े पर हैं और दूसरा लोगों का क्या कुछ रुख नजर आ रहा है बढ़ती महंगाई को लेकर? देखिए पल्लवी, पेट्रोल डीजल की कीमतों की अगर बात करें तो लगातार
एक हफ्ते से देखा जा रहा है कि लगातार वृद्धि हो रही। इसको लेकर न सिर्फ आम जनता बल्कि विपक्ष भी आक्रामक हो गया है। अगर विपक्ष की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार में विपक्ष नहीं बल्कि केंद्र सरकार में विपक्ष में बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, एनसीपी की बात करें या फिर शिवसेना की बात करें, वो लगातार आक्रामक हो गए हैं। लगातार धरने आंदोलन किया जा रहा है। ये मांग की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ी है उसको लेकर जो लगातार जरूरत की चीजें हैं उस पर जो दाम लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर कहीं न कहीं कम किया जाए। ये तमाम चीजें हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई है। आम जनता इस पूरे मामले में झेल रही है। ऐसे में आम जनता ये चाहती है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जल्द से जल्द कम किया जाए। बिल्कुल, आम जनता ये मांग कर रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जल्द से जल्द कम किया जाए। सत्यप्रकाश, ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि जब केंद्र की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है या असर नहीं हो रहा है, तो फिर राज्य सरकारें आगे क्यों नहीं आ रही हैं? अगर महाविकास अघाड़ी की हम बात करें तो वो भी अपने स्तर पर राहत प्रदान कर सकते हैं। देखिए पल्लवी, केंद्र सरकार साफ तौर पे ये कह रही है कि ये सब किया कराया जो है पिछली सरकार का, यानी कि कांग्रेस सरकार का है। इस वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। अब ऐसे में महाराष्ट्र राज्य सरकार की बात करें कि महाराष्ट्र राज्य सरकार राजस्व कायम करने के लिए इस तरह से चीजें विवश होकर कर रही है। हालांकि राज्य सरकार ये बार बार कर रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरह से कच्चे तेल की कीमती में जो है काफी कम रेट है, उसके बावजूद कर टैक्स बढ़ाकर उसको जो है इतना बढ़ा दिया गया है। लेकिन कहीं न कहीं राज्य सरकार भी केंद्र सरकार पे टिकड़ा मोड़ रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा ही या केंद्र सरकार के इशारे पे ही इस तरह से चीजें लगातार बढ़ती जा रही है। अब लिहाजन केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए और पेट्रोल और डीजल की कीमतों सहित जो गैस एजेंसियां हैं, गैस की कीमतें में लगातार बढ़ोतरी उस पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और अन्य सामानों पर भी हम देख रहे हैं कि दरें बढ़ रही हैं, एक बात साफ जाहिर हो रही है, इतना लंबा चौड़ा बजट सरकार लेकर आई है, अब लगता है कि उस बजट का पैसा आम आदमी से ही वसूला जा रहा है, यानी कि आम आदमी से वसूल कर आम आदमी के लिए ही वो पैसा लगाया जाएगा। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 6 सालों में जिस तरह से केंद्र सरकार ने लगातार एक के बाद एक वृद्धि की है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्र सरकार पिछले 6 सालों से है, केंद्र सरकार आने से पहले यह तय की थी कि आने के बाद जो है जिस तरह से कांग्रेस के जमाने में महंगाई थी उसको कहीं न कहीं कंट्रोल किया जाएगा। चाहे पेट्रोल डीजल की बात की जाए या गैस की बात की जाए या तमाम अन्य बढ़ती हुई कीमतों की बात की जाए, तो सारी चीजें हुई थी। लेकिन केंद्र सरकार के यानी मोदी सरकार के आने के बाद भी किसी भी चीज पे जो है अमल नहीं किया गया, यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी तरह का रेशियो नहीं रखा गया। लिहाजन अब तमाम जो डीलर्स हैं, चाहे वो भाजी सब्जी की डीलर की बात किया जाए या साग सब्जी की बात किया जाए या फिर राशन की बात किया जाए, लगातार अपने पैमाने पर जो है पेट्रोल डीजल की असर इसका खासा जो है कटौती कहीं न कहीं आम जनता की जेब पे पड़ने लगा। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें जो है कहीं न कहीं आम जनता लेकर है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, हम देख रहे हैं कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं, तो क्या मुंबई में भी कुछ इसी तरीके से अब लोग या फिर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे? मुंबई में आए दिन कांग्रेस शिवसेना ये कह रही है कि आंदोलन करेंगे, आंदोलन हो भी रहा है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा क्योंकि केंद्र सरकार किसी भी चीज का किसी भी बातों को लेकर अमल बजावनी नहीं कर रही है। लिहाजन सिर्फ आंदोलन तक ही नहीं सीमित रहेगा, आम जनता को भी आगे आकर इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए, उसके बाद संभव हो कि कुछ चीजें सामने आए। सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पेट्रोल डीजल में मूल्य वृद्धि से इस समय लोग तो परेशान हैं ही, राजनीतिक दलों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी एक मौका मिल गया है और इसलिए अब इस पूरे मसले को भुनाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई में तो खासी सियासत देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने गुरुवार को कहा था कि अगर अभिनेता अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ईंधन की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर कोई रुख नहीं अपनाते हैं तो राज्य में उनकी फिल्मों के प्रदर्शन और शूटिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। और वहीं गणेश तिवारी इंदौर से हमारे संवाददाता भी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, आपसे जानकारी चाहेंगे, मध्य प्रदेश में तो 100 के पार पेट्रोल पहुंच गया है, वहां के लोगों का क्या कुछ रुख नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में या पूरे देश में जिस कदर पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इस कदर आम जनता है जो है पूरी तरह से परेशान हो रही है और त्रस्त हो रही है। मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के भाव 100 रुपए पार कर चुके हैं, डीजल 87 रुपए है, जिसको लेकर अब कांग्रेस लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है और आम जनता का सहयोग मांग रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान के बाद अब 20 फरवरी को पूरा
भोपाल और पूरा मध्य प्रदेश कमलनाथ ने आह्वान किया है, जनता से रिक्वेस्ट की है कि उनका सहयोग करें और जिस कदर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर प्रहार करती आई है, मोदी सरकार पर भी प्रहार करती आई है। लगातार कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने महंगाई को लेकर, उनके वचन पत्र से महंगाई को लेकर उन्होंने कहा था कि महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, और जिस कदर महंगाई पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर आम जनता पूरी तरह से त्रस्त हो गई, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि वो आम जनता के साथ है और पेट्रोल डीजल और रसोई जो गैस के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर जगह जगह वह प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, शुक्रिया गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और इस समय कांग्रेस से अजीत सिंह दौरा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आम जनता को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों के कामकाज का हम नतीजा भुगत रहे हैं। देखिए पल्लवी जी, बात यह है कि जब 2014 की आप उस घटना को याद करें जहां प्रधानमंत्री जी कहते थे कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, ये दाम कम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, पेट्रोल डीजल और गैस पर विशेषकर उन्होंने फोकस किया था। आज सवाल यही है, 2014 में प्रधानमंत्री खुद जाएं, उनके तमाम जो सत्ता पक्ष में आज जो बैठे मिनिस्टर्स हैं सभी ये बात कहते थे कि दिल्ली में अगर आज के रेट पे पेट्रोल बेचा जाए तो 34 रुपए डीजल और 34 रुपए प्रति लीटर का रेट हो सकता है। दिल्ली में जो कीमत होगी पेट्रोल की 34 रुपए होगी और मुंबई में 36 रुपए होगी। ये उस समय के विपक्ष में तमाम संघर्ष करने वाले, आंदोलन चला भाजपा के नेता कहते थे। आज सरकार में हो आप सब चुप क्यों हैं? आप क्यों बोलती बंद है? कांग्रेस के जमाने में आप याद करिए 2014 तक जो पेट्रोल पर जो सेंटर जो टैक्स था वो मात्र था 9 रुपए और डीजल पे था 3 रुपए। आज वो बढ़ाकर इन्होंने कितना टैक्स बढ़ा दिया, आज 32 रुपए से भी ऊपर 1 लीटर पेट्रोल पर और 31 रुपए से अधिक डीजल पर है। तो आपने जो जनता पर बोझ डालने का काम किया, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आधे से भी कम हो गई, जो कांग्रेस और यूपीए के जमाने में जो तेल की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाजार दर थी वो बहुत महंगी थी, आप आधे से कम पर आ गए, उसके बाद भी आपने टैक्स कई गुना बढ़ा दिया, तो जनता पर आपने बोझ डाल दिया। एक तरफ तो जनता अपने रोजगार, कामधंधे और कारोबार से दुखी है, संकट में है, उसका पैसा उसकी जेब में नहीं है, आर्थिक संकट से जूझ रही जनता पर आपका भारी टैक्स का बोझ उसको और परेशान कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और पूरे देश भर का आशीर्वाद इनको मिला। ये उन वादों को निभाएं जो इन्होंने जनता से किए थे। जनता को आपने कहा महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आज महंगाई की हालत क्या है? आज तमाम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं सब पे आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हो, जनता पर टैक्स का बोझ डालने का काम कर रहे हो। उनके रोजगार, उनकी रोजी रोटी, उनके व्यापार और इंडस्ट्री की हालत क्या है? आर्थिक रूप से देश बहुत संकट से गुजर रहा है, आर्थिक मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। जनता आज संकट में है और संकट के समय में सरकार को जनता का सहारा बनना चाहिए। आप उसका सहारा ना बनकर उसी पर टैक्स का बोझ डालने का काम कर रहे हो। तो इस समय क्या करें, जनता बहुत संकट में है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, जब आप देखिए उस जमाने में महंगाई के बाद में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतना महंगा तेल होने के बाद में, उसके बाद भी अपना टैक्स नहीं बढ़ाया, इसने कम दरों पर देने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की केंद्र की सरकार इस मामलों पर विचार करे और जनता के हितों की रक्षा करे। अगर सस्ता लेकर महंगा क्यों बेचने का काम कर रहे हो? अगर सस्ता ले रहे हो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल, तो जनता को भी सस्ता देने का काम करो ताकि महंगाई कंट्रोल हो। इस समय भारतीय जनता पार्टी से पंकज जोशी जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, एक प्रतिक्रिया उनसे भी ले लेते हैं। पंकज जी, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर इतना महंगा पेट्रोल डीजल क्यों हो रहा है? 100 के पार कई राज्यों में पहुंच गया, ये स्थिति ऐसी क्यों हो रही है? देखिए, पेट्रोल और डीजल के अंदर लगातार जब सरकार की बातें थी, निश्चित रूप से देखिए पेट्रोल प्राइसेस जो है बढ़े हुए हैं, लेकिन उसमें जो सरकारों का वैट है वो काफी जो है अधिक वैट जो है कई सरकारों के पास जो है वैट लगा रखा है। और जब भी सरकारों से बात होती है जीएसटी के अंदर लाने की इसको, लेकिन वो जो है इस चीज को मानते नहीं है और विभिन्न प्रकार के वैट और उसके अलावा जो है अधिकतम शुल्क
यदि आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो वैट की स्थिति जो है करीबन 28% वैट है और 10 रुपए समथिंग पैसे अलग से है। तो आज जो है इतना बड़ा शुल्क जो है स्टेट गवर्नमेंट लगातार लगाई जा रही है उनके ऊपर। इस कारण से तो मैं कह रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंटों को भी अपना भी पैसा कम करना चाहिए और फिर बात करनी चाहिए केंद्र सरकार से कि भाई इस पैसे को जो है आप भी कम करिए, हम भी कम कर रहे हैं। क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है तो उसका वैट का भी हिस्सा उससे बढ़ता है, तब तो ये कुछ नहीं कहती सरकारें, स्टेट सरकारें, और उसके बाद सेंटर के ऊपर जो है इस चीज का बाधा होती है, मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। सर लेकिन सवाल तो खड़े होंगे ही ना, इस तरीके से आपने ये बात तो कह दी है कि राज्य सरकारें वैट लगा रही हैं, तो राज्य सरकार मध्य प्रदेश में क्यों है फिर? वहां तो आपकी सरकार है, आप बात कीजिए। या फिर यही होगा कि अब राजस्व कैसे तो बढ़ाना है तो यहीं से ही सही। स्टेट में स्टेट सरकारें सारी मिलकर के जब ये सब बैठते हैं तो जीएसटी में ले आइए ना, पेट्रोल और आबकारी को दोनों को ले आइए, दो ही तो चीज बाहर है। इसमें कोई दो राय वाली बात है क्या? इसमें तो आप आंदोलन नहीं कर रहे, किसानों के मुद्दों पर तो आंदोलन करते हैं, इस पर भी आप कर लीजिए ना, क्या दिक्कत हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, चाहे किसी की सरकार हो, मैं कह रहा हूँ आम आदमी की उसमें बात करिए ना, क्या दिक्कत है? आप प्रदेश सरकारों को भी निर्देश, अरे सर हम कह रहे हैं सभी कर लीजिए ना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और दोनों ही सरकारें बात कर रही है, क्या दिक्कत है? दिखाइए ना आपने। अरे मैं कह रहा हूँ आपने 32 रुपए 33 रुपए कैसे कर दिया? डीजल पे 31 रुपए कैसे कर दिया? प्रदेश सरकारों का दोष सेंटर का नहीं है। आपने क्या करके 2010 में क्या पॉलिसी बना के गए थे भैया? आपने फ्री करके नहीं गए थे, आपने कहा कि भाई इसका जो है पूर्ति करेंगे, जो सेंटर का टैक्स था वो 9 रुपए था, आपके तरह के देश के घाटा बढ़ाते रहे जो आप करके गए हैं। आप बताइए किस चीज में बहस करना चाहते हैं, उस पर बहस कर ले आकर के। तो आपके जमाने में टैक्स घटाए या बढ़ाए बताइए आप? जनता पे महंगाई की मार आपकी वजह से है नहीं है? यहाँ पर फ्री प्राइसिंग आप कब करके गए? आपने फ्री प्राइसिंग की पॉलिसी लागू की थी ना? आप ये बताएं, फ्री प्राइसिंग लागू की थी नहीं थी? आप अपना टैक्स कम करेंगे तो जनता पर क्या वादे किए थे? बोझ कम करोगे तो क्या सस्ता डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा? अरे बढ़ाते जा रहे हैं, बताइए ना आप अपनी पॉलिसी आप अगर कांग्रेस की नीतियों की बात करते हैं, कांग्रेस जमाने जो टैक्स था वो लेकर आइए, आप उतना टैक्स करिए, देखिए जनता का कैसे डीजल पेट्रोल के और जो है बाकी जाकर के हाथ जोड़ा करते थे उसकी तरह हाथ जोड़े, सेपरेटिस्ट को पैसा देते रहे हैं, ये करें, या देश में जो है सिलेंडर पे कीमत बढ़ी है, जो डीजल पेट्रोल पे आपने कीमतें बढ़ाई हैं। जब आप 2014 में जो आप कहते थे कि इतनी बढ़ाई 34 रुपए डीजल पेट्रोल मिल सकता है और इतना सस्ता हो सकता है, ये टैक्स का बोझ जनता पे जो कांग्रेस पार्टी डाल रही है, आज वो भाजपा के नेता कहाँ हैं? आज आपने 100 के पार पहुंचाने का काम कर दिया पेट्रोल को, तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। इससे जनता दुखी नहीं है, इससे महंगाई बढ़ेगी या घटेगी है? आप महंगाई कम करने के नाम पर सरकार में आए थे, आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हो, जनता पे टैक्स का बोझ डालने का काम कर रहे हो, और एक तरफ से फिर भी कांग्रेस के साथ खड़े हो। भाई कांग्रेस की बात उस समय जब तो इसलिए तो आपको मौका दिया देश की जनता ने कि आप अच्छा काम करेंगे, आप यकीन किया। आज 2014 से आप क्या भरोसा तोड़ने का काम कर रहे हो? क्यों उस पर बोझ डालने का काम कर रहे हो? जनता महंगाई देखिए अजीत जी, अब अगर ये जीएसटी में लाने की बात कर रहे हैं कि जीएसटी के दायरे में ले आइए, और इस पर राज्य सरकारों को फिर क्या दिक्कत आ रही है? कई राज्य ऐसे हैं जहां आपकी भी सरकार है, कोई ना कोई समस्या तो आ ही रही होगी, और राजस्थान में तो सबसे ज्यादा वैट वसूला जाता है, उसके पीछे क्या कारण है? पल्लवी जी, आप ये प्रस्ताव रखें, लेके आइए। अगर जनता की भलाई डीजल पेट्रोल और इसको जीएसटी में लाने में और लिकर को जीएसटी के अंदर लाने में जनता को फायदा है तो लेके आइएगा। ये सेंटर गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, इस पे काम करें। कौन मना कर रहा है? कौन विरोध कर रहा है? आप लेके आइए, काम करिए। बहरहाल जनता को महंगाई की मार से बचाने के लिए काम करो तो सही, कोई स्टेप उठाओ तो सही। आप तो हर फील्ड में, चाहे नौकरी वाला है, चाहे व्यापारी है, चाहे उद्योगपति है, तमाम लोग जो छोटे छोटे व्यापारी की हालत खराब, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, संकट में है, इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब है, आर्थिक मोर्चे पे देश बहुत संकट से जूझ रहा है। आपकी नीतियां कहाँ हैं? जो नीतियां उभारने की आई थी, आगे देश को आगे बढ़ाने के लिए आई थी, उन्होंने तो आर्थिक रूप से देश को कहाँ पहुंचा दिया? आज जीडीपी की हालत क्या है? आज बैंकिंग सिस्टम की क्या हालत है? आज हालात इंडस्ट्री की कितनी नीचे स्थिति खराब है। प्रोडक्शन जो होना था उस लेवल पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, नौकरियां गिरती जा रही हैं। तो आप लेके आइए, जीएसटी के अंदर लाइए, जनता को लाभ हो, जनता को उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए, जनता को महंगाई से मार से बचाव हो, उसकी मदद कैसे हो सकती है? कौन रोक रहा है आपको? आप जीएसटी में लेके आइए, हम समर्थन करेंगे। लेके आइए, करो इस पर फैसला। आप लेकर तो आइए ये प्रस्ताव आप लाएंगे तो कांग्रेस आपके साथ खड़ी हुई है, लेकिन बस जनता का बोझ कम होना चाहिए। देखिए, मैं दो बड़ी बातें कह देता हूँ आपको। सबसे बड़ी चीजें मैं कह रहा हूँ कि आप वैट ही नहीं, वैट के अलावा यदि आप महाराष्ट्र में देखें तो 10 रुपए 68 पैसे आपने अतिरिक्त लगा रखा है।
राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा वैट है। और आपने जब 2017 के अंदर जब जीएसटी आया था तो सबसे भैया ज्यादा हल्ला किसने काटा था, और उसमें जो है आपने कहा था ये मांगे किसने रखवाई थी कि जो है ये जब तक हम सरकार नहीं कहेंगे तब तक जो है इसको जीएसटी में नहीं लाएंगे आप। जब तो आपने नहीं किया था तब तो आपने उसके विरुद्ध बिल पास करके भेजे थे लेजिस्लेटिव असेंबली से, भेजे थे कि नहीं भेजे थे, बताइए ना आप, आपकी सरकारें यहाँ पर थी। और उसके बाद दूसरी चीज बताता हूँ, ये कह रहे हैं जीडीपी और इनके आर्थिक की बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि आपके टाइम पर जो है जीडीपी किससे नाप रहे थे आप, और आज सेंसेक्स की पोजीशन क्या है, मुझे बताइए ना। और आपका एसएफआई, आपका जो फॉरेन रिजर्व रिकॉर्ड था, आप तो लगातार ही कह रहे थे हमारे पास तो फॉरेन रिजर्व नहीं रहता, हमारे को जो है बाहर से चीज खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हथियार के लिए आपने जो है लोगों से ये तक कह दिया वहां पर सैनिकों से कि चाइना की बॉर्डर पे आप कुछ भी होते रहिए, लेकिन हम आगे 4 साल तक परचेज नहीं कर पाएंगे हथियार। इस तरीके की पॉलिसी लेकर के आए आपके लिए, और आप बात करते हैं आज आकर के हमसे इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। ठीक है, बात देखिए सर, घुमा फिरा कर यही है कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि अब तो कई जगह ऐसे हैं कि पेट्रोल पंप जो है चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 3 डिजिट का जो है कोई ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं है, तो वहां पर पेट्रोल पंप बंद पड़ा है, वहां पर अभी फ्यूल ही नहीं भरवा पा रहे हैं लोग। तो ये समस्याएं जो है इस पर तो सरकार को ही ध्यान देना होगा, और ये तो आपका लुकआउट है कि आप राज्य सरकारों का कैसे सहयोग लेते हैं और किस तरीके से समस्या के समाधान की ओर अग्रसर होते हैं। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो दिल्ली में 90 रुपए के पार पेट्रोल का दाम पहुंच गया है, और लगातार पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में इसी तरह से वृद्धि हो रही है, जो कि इस समय चिंता का विषय बना हुआ है। और बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जो कांड हुआ उसमें एक लड़की अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। आज अस्पताल की तरफ से लड़की की हालत पर ताजा अपडेट दिया जा सकता है। दूसरी ओर उन्नाव कांड में मृत मिली दोनों लड़कियों का आज अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान गाँव में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। पुलिस की मौजूदगी में ही परिवार ने घटनास्थल के पास से ही खेतों में लड़कियों को दफनाया। पीड़िता के भाई का कहना है कि लड़कियां हर रोज काम के लिए खेत में जाती थी, हमें किसी पर शक नहीं है, ऐसे में हम किसी पर कैसे उंगली उठा सकते हैं। बता दें कि उन्नाव के असोहा थाना के बबुराहा गांव में बीते दिनों 3 लड़कियां खेतों में मिली थी। इनमें से 2 मृत थी जबकि 1 जिंदा थी। इस मामले के बाद से ही यूपी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि लगातार हो रहे विवाद के बीच यूपी पुलिस ने इस मामले में मर्डर का केस दर्ज कर लिया है। जिन 2 लड़कियों की मौत हुई है उनकी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गुरुवार को सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक इनकी मौत किसी तरह का जहरीला पदार्थ देने से हुई है। हालांकि ये पदार्थ क्या था इसकी जानकारी मिलनी अभी बाकी है। उन्नाव पुलिस की ओर से मामले की जांच करने के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है। उधर इस मसले पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा नेता अखिलेश यादव, बसपा नेता मायावती ने इस मसले को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग की है। इस मामले में अनुसूचित आयोग की ओर से भी यूपी डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है और रिपोर्ट तलब की गई है। और से ही है ये सब, ये हम लोग अपने उसमें से तो रहते नहीं। हमारे हम लोकल विधायक होने के नाते अपने उससे निजी उससे 50-50 हज़ार रुपये बाकी सरकार ने ऐलान किया है जो वो सब उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। सबसे बड़ा उनकी जो मांग है सरकार की कि भाई बिटिया मेरी चली गई, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं कोई यहाँ पे सौदा करने के लिए बैठा नहीं हूँ। ये तो लोग जो और लोग नेता लोग हैं वो उनका विरोधी लोगों का, तो उन्होंने कहा ना मुझे विधायक जी न्याय चाहिए, मेरा खुलासा हो जाए। तो हम लोग उस पर लगे हैं, टीमें बना दी गई हैं और सारी चीज़ें लगातार निरंतर चल रही, ट्रेस आउट हो रहा है और काफ़ी हद तक हम लोग
पहुंच रहे हैं और आज से कल तक आपको हम जरूर अपडेट दे देंगे पूरी तरीके से। अच्छा, अभी ये भी पता चला कि कुछ न कुछ शायद चेक आने वाला है फौरी तौर पे, कुछ न कुछ। हाँ, वो देंगे। अभी हम लोग तुरंत आपको बता देंगे और उसकी फ़ोटो दे देंगे भेजकर, आप लोग अपडेट कर दीजिएगा। कि बबरहा गांव में सोहा थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 बच्चियां मिली थी, जिसमें 2 मृत पाई गई थी और एक बच्ची का इलाज कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में चल रहा है। कानपुर में जो बच्ची का इलाज चल रहा है उसका पूर्ण तरीके से सरकार वहन करेगी, ये भी शासन से निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। 2 बच्चियों का अंतिम संस्कार भी उनके परिवार वालों ने स्वयं किया है और पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम थी। परिवार की अन्य जो मांग है उस पर हम लोग विचार करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे और पुलिस की टीम भी मामले का जल्द खुलासे के लिए पूरी तरीके से लगी हुई है। हमारे इन्वेस्टिगेशन को प्रगति मिली है। शांतिपूर्वक माहौल में परिवार द्वारा अंतिम संस्कार संपादित करने के उपरांत अब हम अपने इन्वेस्टिगेशन पर फोकस कर रहे हैं। 6 टीमों का हमने गठन किया हुआ है और टीमों को अलग अलग टास्क देकर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। किसकी अगुवाई में है मैम, इसको हैंडल कौन करेगा? नहीं, इसमें रेंज और ज़िले की टीमें बनाई गई हैं और एसपी उन्नाव खुद ही सभी टीमों का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को कल की जो पीएम परीक्षण होने के बाद जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उससे काफ़ी चीज़ें का खुलासा हुआ है और एक सटीक दिशा में हम आगे बढ़े हैं। आशा करते हैं जल्दी हमें कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा। मैम, जो तीसरी लड़की है जो जिसका इलाज चल रहा है उसका अपडेट क्या है अभी? वो स्टेबल है, डॉक्टर्स ने बताया है, उसकी बुलेटिन जारी की है। उन्होंने बताया है कि उसमें काफ़ी सुधार हो रहा है। आशा करते हैं कि जल्दी स्वस्थ होगी। किसी तरह उसका कोई बयान वगैरह आया है? नहीं, अभी वो आईसीयू में भर्ती है, अभी तक उसका कोई बयान नहीं है। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 2 मेहमान लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से रत्नाकर सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन आई सिंह जी। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले रत्नाकर जी, आपका रुख कर लेते हैं। सर, उन्नाव में जो कुछ भी हुआ है, आज 2 लड़कियों का अंतिम संस्कार कर दिया गया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? भारी सुरक्षा बल की तैनाती के बीच में अंतिम संस्कार हुआ है। देखिए पल्लवी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि योगी राज जो है आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, एक बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं। अभी हाथरस और उन्नाव की घटना हुई, फिर ये उन्नाव में जो 2 बेटियों की हत्या की गई, तीसरी अभी गंभीर रूप से घायल है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और दबंग लोगों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, पुलिस वाले जो पुलिसकर्मी हैं वो राजनीतिक और दबंग लोगों का बचाव कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। उससे यही मैं कह सकता हूं कि आज जो परिस्थिति पैदा हुई है उसको यह उत्तर प्रदेश को अगर अपराध प्रदेश कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि योगी सरकार आज पूरी तरह से अपराध को कंट्रोल करने में विफल हो रही है और राजनीतिक लोगों को, जैसे कुलदीप सेंगर है, उनको संरक्षण दिया गया, चिन्मयानंद जैसे बलात्कारियों को संरक्षण दिया गया। तो इस तरह से दबंग लोगों का संरक्षण देकर योगी सरकार समाज में अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रही है, और जिसमें दलित लोग और दबे कुचले लोग जो है वो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए मैं यह उत्तर प्रदेश को आज अपराध प्रदेश कहना चाहूंगा। ठीक है, कैप्टन आई सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, उन्नाव क्या क्राइम कैपिटल बन गई है उत्तर प्रदेश की? कैप्टन सिंह, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कैप्टन आई सिंह, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कैप्टन सिंह तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रत्नाकर जी, आपसे भी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं इस पर। उन्नाव जो है, क्या वो क्राइम कैपिटल बन चुका है इस समय उत्तर प्रदेश का? क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई ऐसे बड़े मामले उन्नाव से ही सामने आ रहे हैं। उन्नाव में अगर घटनाओं की इस तरह की एक के बाद एक जो है लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, वहाँ की पुलिस प्रशासन जो है वो सक्रियता नहीं दिखा पा रही है। उसके पीछे जो भी कारण हो, चाहे राजनीतिक दबाव हो, चाहे दबंगों का दबाव हो, चाहे जो भी कारण हो, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस वहाँ पे पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उन्नाव में यह दूसरी सबसे बड़ी घटना है जहाँ पे किसी बेटी को मार दिया जा रहा है और तीसरी बेटी अभी गंभीर रूप से हॉस्पिटल में एडमिट है।
तो यह कहीं न कहीं योगी सरकार जो स्तंभ करती है कि अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे, यह अपराध मुक्त प्रदेश नहीं रह गया है, यह अपराध युक्त प्रदेश हो गया है। सिर्फ बड़े बड़े बातें करना इन योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही है। अगर हकीकत में देखेंगे तो ऐसा ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है। ये सिर्फ ध्रुवीकरण की बातें करेंगे, हिंदू मुसलमान की बातें करेंगे, लेकिन आम जनता की सहूलियत की बात नहीं करेंगे। आम जनता जो आज पिस रही है, जो आम जनता को रोजगार चाहिए, उस रोजगार पे बात नहीं करेंगे। जो आम जनता को सुरक्षा चाहिए, उस सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। और आज उत्तर प्रदेश में जो हालात यही है, मैं तो यही कहूंगा कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि किस तरह की परिस्थितियां एक के बाद एक हो रही हैं। और ये कह रहे हैं कि हम हर परिस्थितियों पे किसी की गिरफ्तारी करते हैं, किसी को पकड़ते हैं, लेकिन आप इस तरह का माहौल क्यों नहीं बनाते कि वहां पे इस तरह की अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो। तो अपराधों की जो घटनाएं एक के बाद हो रही हैं इतने बड़े प्रदेश में, और जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये कहीं ठीक नहीं है। ये कहीं न कहीं इनकी सरकार की विफलता जो दर्शाता है, और कुछ नहीं। बिल्कुल सर, लेकिन जो मृतका का भाई है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि लड़कियां रोज खेतों में जाती थी, हमें किसी पर शक ही नहीं है। तो ऐसे में हम किसी पर कैसे उंगली उठा सकते हैं? उनके हिसाब से तो किसी ने कुछ किया नहीं, या फिर उन्हें तो दूर दूर तक किसी पर शक ही नहीं है। तो पेचीदा तो ये केस है। अब ऐसे में पुलिस का ये काम है कि किस तरीके से इस मसले को सुलझाते हैं। जी, पुलिस अगर आज सक्रिय रहती तो ये घटना को घटित हुए कल से ही पुलिस अब कुछ न कुछ रिजल्ट पे पहुंच जाती। सिर्फ ये उन्होंने यही रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि यह हत्या हुआ है, लेकिन हत्यारा कौन है, कहीं से सुराग मिला नहीं है। आखिर पुलिस वहां की कर क्या रही है? पुलिस प्रशासन की मानसिकता सिर्फ राजनीतिक दबाव में काम करने की है। मैं आपको उदाहरण उन्नाव हाथरस की बेटी का भी देना चाहता हूं, जब वहां पे एक दलित बेटी को का बलात्कार किया गया और उसको मार दिया गया। पुलिस जो है वहां पे यह स्वीकार नहीं कर रही थी। वो पुलिस कह रही थी कि वो ऑनर किलिंग है और किसी भी तरह की का बलात्कार नहीं हुआ। लेकिन जब चार्जशीट सीबीआई का दाखिल हुआ, उसमें सारी चीजों का खुलासा हुआ। तो यह उत्तर प्रदेश की पुलिस के एक करारा तमाचा था कि वहां पे जो सच्चाई है वो सच्चाई बताने की और दिखाने की इनकी ताकत नहीं है, क्योंकि इनको कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव है। जो दबंग समाज के लोग हैं उनका दबाव है। तो योगी सरकार को ये चाहिए कि इन दबंग लोगों के ऊपर कंट्रोल करे, राजनीतिक संरक्षण जिसको प्राप्त है उसका राजनीतिक संरक्षण हटाए और पुलिस को पूरी सक्रियता के साथ काम करने का मौका दे, जिससे कि इस तरह की अपराधों की पुनरावृत्ति आगे चल के नहीं हो। देखिए सर, राजनीतिक बयानबाजी इस मसले पर हो रही है, लेकिन बड़ा हास्यास्पद लगता है जब अजीब अजीब तरीके से बयान दिए जाते हैं। पीड़िता से मिलने सीपीएम की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली पहुंची, जहां उन्होंने कहा है कि ये पूरा मसला तंत्र मंत्र विद्या से भी जुड़ा हो सकता है। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि इस दशक में भी या इस समय भी ये तंत्र मंत्र जैसी चीजें चलती होंगी? वो इसे पूरा मसला तंत्र मंत्र से जोड़कर बता रही है। देखिए, ये तो पुलिस प्रशासन जब खोजबीन करेगा, छानबीन करेगा, तो तथ्य जो है सामने निकल के आएंगे। तंत्र मंत्र के ऊपर आज के समाज में, आज के परिवेश में अविश्वसनीय है ये सारी चीजें। कहीं न कहीं यह घटना जो है घटित हुई है, इसका मतलब ये है कि कोई न कोई इसको अंजाम दिया है। उस अपराधी को पकड़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और वहां की पुलिस को करना चाहिए। जो भी कारण हो इसके पीछे, चाहे जैसी भी मानसिकता हो, उसका पुलिस प्रशासन खोजबीन करेगी, छानबीन करेगी। उसके बाद ही तथ्यों पे विचार करने के बाद ही इसको कहने का अधिकार किसी को भी बनता है, चाहे वो राजनीतिक दल का आदमी हो, चाहे गैर राजनीतिक हो, चाहे पुलिस प्रशासन ही हो। जब तक तथ्यों की सच्चाई पूरी जानकारी नहीं होती है, तब तक उस हत्या के बारे में किस प्रकार हुई है सिर्फ आकलन करना यह सही नहीं है। ठीक है, एक ये भी एंगल से पुलिस जांच कर रही है कि किसी के साथ दोस्ती का भी ये मसला हो सकता है। जिन 3-4 लड़कों को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, उनके साथ दोस्ती का एंगल भी खंगाला जा रहा है। जो भी एंगल हो, देखिए इसमें पुलिस अपना हर एंगल पे काम करती है और हर एंगल पे छानबीन करती है, चाहे वह तंत्र मंत्र से संबंधित हो, चाहे दोस्ती से संबंधित हो, चाहे कहीं भी सामाजिक कुरीतियां हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, उनपे संबंधित हो, तो पुलिस हर एंगल से छानबीन करती है। लेकिन मेरा यही कहना है कि पुलिस प्रशासन जितना जल्दी हो सके इस घटना को एक अंजाम तक पहुंचाए और जो मेन कल्प्रिट हैं, जो मुख्य इसमें लोग इन्वॉल्व हैं साजिश में, उन लोगों को पकड़ा जाए और उनको एक सजा ऐसी दी जाए कि वो समाज में एक उदाहरण पेश हो,
जिससे कि इस तरह की घटनाएं समाज में और घटित न हो, हमारी बहू बेटियां जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें। ठीक है, कैप्टन आई सिंह इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नाकर जी, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। कैप्टन सिंह, मेरा सवाल था आपसे, क्या उन्नाव अब क्राइम कैपिटल बन गई है उत्तर प्रदेश की? एक के बाद एक इतने सारे मामले उन्नाव से सामने आ रहे हैं, क्या वहां का पुलिस प्रशासन अभी तक सतर्क नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा हो कि उत्तर प्रदेश में जितना अच्छा काम योगी जी कर रहे हैं, शायद मेरा ख्याल ना अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है, और आगे भी योगी जैसी योग्यता किसी मुख्यमंत्री में संभव नहीं है। आपने देखा होगा जब से योगी सरकार आई है वहाँ विकास अपनी जगह सुचारू हर जगह हो रहे हैं। रोडों को आज वहाँ जाल बिछा दिया गया है। लाइट आजादी से लेके आज दिन तक जिन गली मोहल्लों में गांव में नहीं पहुंची थी, आज घर घर लाइट जल रही है। किसान को आज भरपूर वहाँ लाइट मिल रही है। किसान पहले जो पिछली सरकारों के टाइम ये सोचता था कि लाइट कब आएगी तो हम कब अपने खेतों में फसलों में पानी लगाएंगे, आज किसान 24 घंटा लाइट उपलब्ध है, अपने भरपूर फसलों में पानी लगा रहा है और सारे जितने कृषि कार्य हो पूर्ण कर रहा है। तो ये कहना गलत होगा कि सरकार जो है ना शासन वहाँ फेल है। और आपने देखा कि वहाँ के बड़े बड़े भूमाफिया, बड़े बड़े जो बाहुबली आज उत्तर प्रदेश छोड़ के अन्य राज्यों में शरण लिए, खास करके कांग्रेस उनको शरण दे रही है। पंजाब सरकार ने क्या मैंने आपसे ये पूछा कैप्टन सिंह, क्या मैंने आपसे ये पूछा कि कहाँ लाइट आ रही है, कहाँ पानी आ रही है, कहाँ विकास की गंगा बह रही है? मैं आपसे महिलाओं के मुद्दे पर बात कर रही हूँ, मैं बहन बेटियों की सुरक्षा के मसले पर बात कर रही हूँ, आप लाइट पानी बीच में ले आ रहे हैं। ये तो आपके यहाँ चलवाया जाता है ना। आप इससे पहले देखो वहाँ क्या, अभी जो सामने प्रवक्ता बोल रहे थे क्या कह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि सरकार फेल है, मुख्यमंत्री ठीक नहीं है। ये सारे का तो आपकी डिबेट में मैं आज के बाद नहीं आऊंगा। ये धमकियां मत दीजिए, जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप ये कह देते हैं कि हम आपकी डिबेट में नहीं आएंगे। उन्होंने किस बात पर ये बात कही है? आपने इससे पहले की तो कोई बात सुनी नहीं। ठीक है सर, कोई जरूरत नहीं है हमें भी आप जैसे प्रवक्ताओं की जो सिर्फ बातों को घुमाना चाहते हैं। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। रत्नाकर जी, आपने तमाम बातें सुनी ली होंगी। जब भी बात महिला सुरक्षा की आती है कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता। या तो फिर महिलाओं को इस देश में अपने ही हिसाब से रह लेना चाहिए कि आप अपने जोखिम पर इस देश में रहिए, आपकी सुरक्षा अब आपके हाथ में है। बिल्कुल पल्लवी जी, आप जो कह रही हैं बहुत उचित कह रही हैं। इनके ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ अगर ध्रुवीकरण की राजनीति को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा पे जवाब देने के लिए बचा नहीं है। आज आपने स्वयं देख लिया कि किस तरह से भाजपा के प्रवक्ता जो है डिबेट छोड़कर चले गए हैं। मतलब ये कहीं न कहीं सिद्ध करता है कि इनके पास जवाब देने के लिए कोई बात बचा नहीं है। अगर सुरक्षा के बारे में आप इनसे प्रश्न करेंगे, आप इनको रोजगार के बारे में प्रश्न करेंगे या कोई भी प्रश्न करेंगे जो ध्रुवीकरण के अलावा हो, जो हिंदू मुसलमान के अलावा, जो मंदिर और मस्जिद के अलावा, जो भी पाकिस्तान चाइना के अलावा हो, तो इनके पास कोई जवाब देने के लिए तर्क बचा नहीं है। उसका कारण साफ है कि यह सिर्फ लोगों को उस मुद्दे पे कहीं न कहीं गुमराह करते आए हैं और मुख्य मुद्दा जो है ये बिल्कुल छूट चुका है। आज उत्तर प्रदेश एक अपराध प्रदेश बन गया है जहां पे आए दिन कोई न कोई बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था और खास तौर से हमारे शोषित, वंचित और पिछले वर्ग के जो बहन बेटियां हैं उन बहन बेटियों के ऊपर ये खास तौर से अत्याचार किया जा रहा है, जो योगी सरकार को इसको संज्ञान लेकर और पुलिस प्रशासन को इस पे तत्परता दिखानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं रुक जाए। और रही बात अभी जो प्रवक्ता कह रहे थे कि अपराधियों पे लगाम कसा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं एक सच्चाई है। मैं भी उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता हूं, बनारस से रहने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चुनिंदा गिनी चुनी माफियाओं के ऊपर काम करती है और उन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करती है और जिसको न्यूज में दिखाया जाता है। तो लोगों को ये लगता है कि सारे माफियाओं के ऊपर, सारे आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों के ऊपर जो है इस तरह का काम किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ऐसा है नहीं। तो चंद चुनिंदा लोगों के ऊपर इस तरह का कार्रवाई किया जा रहा है। जो अगर सारे लोगों के ऊपर आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग बैठे हैं समाज में उनके ऊपर कार्रवाई की जाती तो शायद इस तरह की घटनाएं जो है बार बार नहीं होती, घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह से डिबेट छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि उनके पास आज जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो,
चाहे बिल्कुल। देश की रत्नाकर जी, इस समय अर्थव्यवस्था हो। भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज जोशी जी। पंकज जी, देखिए, अभी इससे पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे वो ये कहकर चले गए कि मैं अब दोबारा डिबेट में जुड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने उनसे पूछ लिया था कि आप महिलाओं के मुद्दे पर बात कीजिए। तो मैं आपसे यही अपील करूंगी सर, हम महिलाओं के मुद्दे पर ही रह लेते हैं। अभी मुझे लाइट, बिजली, पानी, सड़क ये चाहिए नहीं, मुझे बस ये बता दीजिए कि महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मुझे बताइए कि पिछली सरकारों से जो है अपराध जो है कम हुआ या ज्यादा हुआ। अभी रत्नाकर जी बहुत कहते कि हमारे दलित वालों के साथ में ये है। मैं इनको बता दूं कि 2015 की जो है पत्रिका की यदि आप पढ़ लें तो एक लेख था बहुत बड़ा सारा, जिसके अंदर लिखा था कि बेसिकली कि आपके पास जो राजधानी के अंदर जो हाईटेक पुलिस थी उसमें दरोगा साहब को गोली मार दी गई थी पुलिस के पास में। चलो कोई बात नहीं, आपने ये इसकी भी जो है जांच अभी तक पेंडिंग थी, उसके बाद अब ये जांच हुई है। दूसरा, मुख्यमंत्री के पास में जो है गैंगरेप होकर के जो है उसकी हत्या करके 2 टुकड़ों में शव पटक दिया जाता है। उसकी जो है ये तक नहीं पता चलता कि जो है लोग कौन थे, और उसके परिवारजन जो है वहां पर जो है बैठे थे, जो है हल्की धाराओं में जो है अपराध तय कर ले जाते हैं। दूसरा, यदि आपको इतना ही अपराधों से जो है यदि लगाम लगानी है तो मुझे बताइए पंजाब में सरकार किसकी है भाई? और मुख्तार अंसारी कोई क्रांतिकारी नेता है क्या आपके, जिनको आपने वहां लगा कर सरकार जो उसके लिए वकील भेजती है? उनको शिफ्ट नहीं करने देते यहाँ पर, क्यों नहीं करने देते भाई? करने दीजिए ना। और आप उसके पहले जो है आपने जब ये बात हुई थी, जब एक एनकाउंटर हुआ था, तो आप किसकी तरफ से बोल रही थी आपकी पार्टी? बताइए, देखिए किसकी तरफ से पार्टी बोल रही थी? दूसरा, जिन लोगों ने सरकारों के अंदर आप पीछे से समर्थन कर रहे थे, जिनके साथ आपने चुनाव लड़ा, उन सरकारों की स्थितियां देखी थी कि वहां पुलिस के अंदर से लेकर के नेता तक क्या कहते थे कि ये बच्चे हैं, इनसे गलतियां हो जाती है तो कोई फांसी थोड़ी नहीं देते इनको। वो किसके लिए कह रहे थे? महिलाओं के लिए कह रहे थे या पुरुषों के लिए कह रहे थे? ठीक है, रत्नाकर जी से जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, बोलिए रत्नाकर जी। देखिए, जैसे पंकज जी ने कहा कि पंजाब में हमने राजनीतिक संरक्षण दे के रखा है, वहां पे मुख्तार अंसारी को अपने प्रदेश में संरक्षण दे के रखा है, तो शायद पंकज जी को जानकारी नहीं है कि यह कोर्ट का मसला है और कोर्ट में जो भी आप निर्णय लेगा उसके हिसाब से ही पुलिस प्रशासन वहां पे काम करती है। और कोई भी पंजाब की सरकार किसी को राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया है, ये आपकी जानकारी को बता देता हूं मैं आपको। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो आपको याद रहेगा कि अजय राय जो बनारस में मोदी जी के जो खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, वही अजय राय जी खुलेआम आ करके और यही मुख्तार अंसारी के खिलाफ अभी कुछ दिन पहले की घटना है और गवाही देते हैं और ये कहते हैं कि मैं इस दुर्दांत के खिलाफ मैं गवाही दूंगा। अगर और उन्हीं अजय राय जी का जो लाइसेंस का हथियार का निरस्तीकरण करने का काम योगी सरकार कर रही है। मतलब एक तरफ हुआ जो अपराधियों के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता बोल रहे हैं, उनके सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो हथियार जो लाइसेंस उन्होंने लिया है, उसी लाइसेंस को योगी सरकार जो है निरस्त कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं आप जो हम जब किसी दुर्दांत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो आप हमें और दबा रहे हैं ताकि इस तरह के दुर्दांत अपराधियों के घटनाक्रम जो है बार बार पुनरावृत्ति होती रहे। और रही बात अपराधों की, तो आप जैसा आप पीछे की घटनाएं जो इतिहास भूगोल जो बता रहे हैं, आपको याद होगा कि राजधानी में आए दिन कोई ऐसा दिन या सप्ताह नहीं होगा जिस दिन किसी अपराधी की हत्या नहीं हो रही है। कोई भी उत्तर प्रदेश का शहर ले लीजिए जहां पे किसी दिन किसी की हत्या नहीं हो रही है। तो आज की परिदृश्य में अगर आप बात करेंगे, और ये उदाहरण उन्नाव का ये कब का है? ये कोई 20 साल पहले का उदाहरण तो है नहीं, ये 20 साल अभी का उदाहरण है। ये उन्नाव की घटना जो आपके सामने हुई है, जहाँ पे 2 बेटियों को मार दिया गया, एक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। तो आप आज के परिदृश्य में बात करिए ना। आप आज जो है अपराध शीर्ष पे है, अपराधियों का हौसला इतना बुलंद हो गया कि आए दिन अपराध करते रहते हैं, आए दिन वहां पे मर्डर होता रहता है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अपराध प्रदेश बन गया है, उसके बारे में तो आप बात कर नहीं रहे। आप बात कर रहे हैं 10 साल पुरानी बातें, जो मुलायम जी ने क्या कहा था और दूसरे पार्टी के नेताओं ने क्या कहा था, उस पर आप उन बड़े मुर्दों को उखाड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। आज के परिदृश्य में हमारी बहू बेटियां कितनी सुरक्षित है और कितना उनको सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे तो ज्यादा समाज के लोगों को ज्यादा आप कन्विंस कर सकते हैं, न कि हम किस पार्टी के नेता ने क्या बोला क्या नहीं बोला। आज सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार चिन्मयानंद जैसे लोगों को, जिसका वीडियो फुटेज कई बार सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है, इस तरह के लोगों को योगी सरकार जमानत दे देती है, तो आप समझ सकती हैं कि राजनीतिक संरक्षण कितना जबरदस्त इनको प्राप्त है। वही कुलदीप सेंगर जी, जिसके पूरे परिवार को धमकी दिया गया और लड़की के पिता को ले जाके थाना में मार दिया जाता है, वह लड़की जो है उसके खिलाफ खड़ा होती है तो उसके परिवार को हरेस कर दिया जाता है और कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी भी नहीं होती है।
वो तो शुक्र है इस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जिसने हो हल्ला किया और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे दुर्दांत अपराधी, मैं कहूंगा, जो इनका बीजेपी का विधायक है, उस बीजेपी विधायक को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया। तो कहीं ना कहीं आप जब एक्सपोज हो जाते हैं चारों तरफ से, तब आप जाके उस पर कार्रवाई करते हैं। आप हाथरस की घटना को ले लीजिए, पुलिस प्रशासन ने वो वहां पे ऑनर किलिंग की बात कर रही थी कि ऑनर किलिंग हुआ है। अगर वही सीबीआई का चार्जशीट जब दाखिल हुआ तो उसमें साफ क्लियर हो गया कि वो रेप करने के बाद उसका हत्या कर दिया गया। तो कोई परिवार वाला ऑनर किलिंग इस तरह की घृणित कार्य करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। यह सिर्फ आप लोग योगी जो व्यक्ति महिमा मंडल कर रहे हैं, योगी महिमा मंडल कर रहे हैं, मोदी महिमा मंडल कर रहे हैं, उससे जरा बाहर निकलिए और समाज में क्या चीजें घटित हो रही है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, उस पर जरा बात करेंगे तो वह समाज के लिए भी अच्छा रहेगा, पार्टी के लिए भी अच्छा रहेगा, देश के लिए भी अच्छा रहेगा। आखिरी कमेंट चाहूंगे सर, समय की कमी है इसलिए आप जल्दी से अपना आखिरी कमेंट दे दीजिए। जी मैं पंकज दूं सर? जी पंकज जी, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ सर। जी मैडम, मैं सुना नहीं था, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं इतना ही कमेंट कहना चाहूंगा कि देखिए उन्नाव की जो घटना हुई, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और मैं कह रहा हूँ किसी भी बहन बेटी के साथ यदि ऐसी घटनाएं होती है तो निश्चित रूप से जो है अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। और योगी जी की सरकार से जो है केवल वहीं के अपराधी नहीं, बल्कि जो अपराधी बाहर हैं वो भी यूपी में आना नहीं चाहते हैं, उनके ऊपर जो ये शिकंजा है और कसना चाहिए। और जितनी भी हो सकती है अपराधी चाहे किसी भी श्रेणी के अंदर हो, कोई भी आदमी हो, कितना ही प्रभावशाली हो, उन पे कार्रवाई होगी, सरकार जो है कार्रवाई करेगी, ये मुझे विश्वास है। और बहुत सारे वहाँ की जो जनता है इसको भी विश्वास है कि ऐसी घटनाओं पे जो है घटनाओं की पुनरावृत्ति कब रुकेगी, जरा ये मेरे मित्र बता देंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। हेलो, पूछ रहे हैं रत्नाकर जी की घटनाओं की पुनरावृत्ति कब रुकेगी, बस इतना बता दीजिए ताकि उनको भी संतोष हो जाए। बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए मैं कह रहा हूँ कि पुनरावृत्ति नहीं हो, बिल्कुल एक भी घटना नहीं हो। इसकी जो है देखिए कोई आदमी नहीं चाहता किसी का एक्सीडेंट हो, कोई यहाँ से जाए, लेकिन जो घटनाएं हैं निश्चित रूप से कमियां आएंगी और निश्चित रूप से घटनाएं जो है अपराधियों में भय बना रहेगा। जिस तरीके की पहले जो है कोई भी हमारा नेता चाहे कोई भी जो है ये बातें नहीं कहेगा कि बच्चे हैं इनको जो है गलतियां हो जाती हैं, या जो है किसी दरोगा को जो है फोन पे डांटेगा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, या किसी भी चीज को। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि ये जो जितने भी अपराधी हैं इनके अंदर निश्चित रूप से जो है भय व्याप्त होगा, बहुत बड़ा भय तो भी व्याप्त हो चुका है, लेकिन जो भी कुछ अभी घटनाएं हो रही हैं इन पे भी लगाम जो है जल्दी ही कसी जाएगी। यही उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी बातें आपने रखी। तो उन्नाव केस में अभी जांच लगातार जारी है, हालांकि पुलिस को कोई खास सबूत अभी समय मिल नहीं पाए हैं और आज 2 लड़कियों का अंतिम संस्कार भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कर दिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।